की न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। हमारे स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है और सबसे पहले हम बात करेंगे मौका खास रचा इतिहास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला वायुसेना स्टेशन से फ्रांस निर्मित राफेल लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। उन्होंने एयरफोर्स की ओर से आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उड़ान भरने से पहले राष्ट्रपति मुर्मू ने बाकायदा फाइटर पायलट सूट यानी कि जी सूट पहना और सुरक्षा के सभी प्रोटोकॉल पूरे किए। कह सकते हैं कि राष्ट्रपति मुर्मू ने इतिहास रच दिया है। उन्होंने जिस भारतीय वायुसेना के राफेल लड़ाकू विमान से उड़ान भरी, ये वही राफेल है जो हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुआ था। ये उड़ान हरियाणा के अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर हुई। गौरतलब है कि राष्ट्रपति मुर्मू भारतीय सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर हैं। उनकी ये हिम्मत लाखों महिलाओं और युवाओं के लिए मिसाल है। आपको बता दें कि ये विमान पहलगाम हमले का जवाब था, यानी वो आतंकी घटना जिसमें 26 लोग मारे गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने इसे राष्ट्रीय जीत कहा था। बहरहाल राष्ट्रपति मुर्मू के साथ वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह भी राफेल में उड़े। एपी सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर एक राष्ट्रीय जीत है। वायुसेना की सटीक मारक क्षमता कमाल की है। राफेल एक आधुनिक विमान है। ये 4.5 पीढ़ी का मल्टी रोल फाइटर जेट है। इसमें उन्नत रडार, हथियार और तकनीकी है। भारत की रक्षा में ये बहुत ही मजबूत हथियार है। तो ये तस्वीर है अंबाला एयरफोर्स स्टेशन से है, जहां महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अंबाला एयरवेस से आसमान को छुआ। उसी राफेल विमान में सवार होकर उन्होंने आसमान को छुआ और राफेल में ऐतिहासिक उड़ान भरी, जो ऑपरेशन सिंदूर में जिसने अपनी जाबाजी दिखाई थी। और इस खबर पर हम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, गौरवशाली क्षण देखने को मिला राफेल में और राष्ट्रपति मुर्मू ने उड़ान भरी और उन्होंने चूंकि वो सुप्रीम कमांडर हैं तीनों सेनाओं की, उन्होंने उड़ान भरी और राफेल की जमकर तारीफ भी की। क्या कुछ है अपडेट इस पर? देखिए मनोज, आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज हरियाणा के अंबाला एयरबेस पहुंची थी, जहां कैंट के एयरबेस से फाइटर प्लेन में उन्होंने लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। और कह सकते हैं कि इस लड़ाकू विमान में उड़ान भरने के समय इसे गौरवशाली, इसे ऐतिहासिक पल कहा जा सकता है कि जब द्रौपदी मुर्मू ने आप राष्ट्रपति के तौर पर उड़ान भरी। इससे पहले कई राष्ट्रपति भर चुके हैं, तो इसे ऐतिहासिक तो नहीं, लेकिन एक महिला राष्ट्रपति के तौर पर इससे पहले प्रतिभा सिंह पाटिल ने भी उड़ान भरी थी। तो एक इस तरह की इसे विशेष क्षण के तौर पर देखा जा सकता था कि उन फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल अभी ऑपरेशन सिंदूर के समय किया गया, जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध चल रहा था, उस समय इनका इस्तेमाल किया गया। और उस फाइटर प्लेन में हरियाणा के अंबाला के एयरबेस उड़ान भरने के बाद कई मिनटों को वो आसमान में रही। उसके बाद उन्होंने वहीं पर फिर लैंड किया। तो कहा जा सकता है कि भारत के इतिहास में महिला राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू के फाइटर प्लेन यानी लड़ाकू विमान में उड़ान को तौर पर एक गौरवशाली पल कहा जा सकता है। और इसे इतिहास में दर्ज किया जाएगा। जब भी कभी महिला राष्ट्रपति के तौर पर कहा जाएगा तो कुछ कह सकते हैं कि तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का भी नाम इन सुरक्षाओं में लिखा जाएगा कि उन्होंने भी लड़ाकू विमान में उड़ान भरी। मनोज, बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो राफेल में सुप्रीम कमांडर की उड़ान, दुनिया ने इस उड़ान को देखा और देश ने इस उड़ान को देखा। अंबाला एयरबेस से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आसमान को छुआ। गौरवशाली क्षण इसको कहा जा सकता है। राफेल में ऐतिहासिक उड़ान राष्ट्रपति मुर्मू ने भरी और इस दौरान उन्होंने राफेल की तारीफ भी की। तो अंबाला एयरबेस से राष्ट्रपति मुर्मू ने उड़ान भरी और सभी प्रोटोकॉल को पूरा करते हुए ये उड़ान भरी। अंबाला एयरबेस से राष्ट्रपति मुर्मू ने आसमान को छुआ। और अब हम बात करेंगे प्रचार की शुरुआत निशाने पर मोदी। बिहार में विधानसभा चुनाव अभियान की धमाकेदार शुरुआत करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं। राहुल गांधी ने मुजफ्फरपुर में कहा कि अगर आप नरेंद्र मोदी से कहेंगे कि वोट के लिए नाचो
तो वे मंच पर नाचेंगे। इस रैली में राहुल आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के साथ मंच साझा कर रहे थे, जो महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के चेहरा हैं। राहुल ने पीएम मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों को निशाने पर लिया और कहा कि बीजेपी जेडीयू गठबंधन ने बिहार के गरीबों और पिछड़ों को ठगा है। राहुल बोले कि ये यमुना के नाम पर ड्रामा करते हैं। राहुल ने कहा कि छठ में लोग यमुना में नहा रहे थे। मोदी स्विमिंग पूल में छठ पूजा का जिक्र करते हुए उन्होंने ये बात कही। दिल्ली में लोग गंदी यमुना में डुबकी लगा रहे थे और नरेंद्र मोदी अपने लिए बने खास तालाब में नहा रहे थे। उनका छठ पूजा या बिहार से कोई लेना देना नहीं, बस वोट से मतलब है। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप स्टेज पे आके नाच लो, वो नाच लेंगे। मैं कह रहा हूं आप उनको कहो कि देखो भैया हम आपको वोट देंगे, आप नाच लेंगे। कह रहा हूं आप कोशिश करो। मोदी जी आइए, स्टेज पे आइए, भाषण मत दीजिए, डांस कर दीजिए, हम आपको वोट देंगे, देखना कर देंगे। जो भी करवाना है करवा लो। मैं आपको बता रहा हूं, महाराष्ट्र में और पटना से सचिन कुमार हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। अब सचिन, जिस तरीके से राहुल गांधी ने अब बिहार विधानसभा में चुनावी प्रचार का आगाज कर दिया है और ऐसे में सीधे तौर पर सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही निशाने पर लिया है। नीतीश कुमार पर भी तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि वोट के लिए मोदी जी से कुछ भी करवा लीजिए। क्या कुछ अहम अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए बिहार विधानसभा के चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रत्येक पार्टी जब एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। इससे पहले भी राहुल गांधी ने कहा था कि बिहार में अब रिमोट की सरकार नहीं, वोट की सरकार चलेगी। यानी उन्होंने सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार, दोनों पे निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली से बिहार की सरकार चलती है। बात क्या है कि अभी छठ पूजा को लेकर यमुना नदी का विवाद उठा कि यमुना नदी के किनारे एक पुल बना के मोदी जी वहाँ छठ व्रत मना रहे थे और बाकी जो भी लोग थे, आम जनता, उनको यमुना के गंदे जल में नहलाया जा रहा था। तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप कई तरीके से लगाया जा रहा है, लेकिन बीजेपी का साफ कहना है कि यमुना, बीजेपी के जो भी यहाँ के स्थानीय लोग हैं, नेता है, कार्यकर्ता है, उन्होंने साफ कहा है कि यमुना पहले की तुलना में काफी ज्यादा हुई है और उसमें समय लगेगा। हाँ बिल्कुल, लेकिन सचिन, अगर बात की जाए राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर वैसे भी लगातार हमलावर रहते हैं, लेकिन अब चूंकि बिहार विधानसभा चुनाव है, तेजस्वी यादव भी मंच पर मौजूद है। राहुल गांधी ने साफ तौर पर नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा, नीतीश कुमार पर भी उन्होंने हमला बोला। अब बिहार चुनाव की अगर बात करें तो बिहार चुनाव में इस तरीके की प्रतिक्रियाएं और अब ये चुनावी घमासान में ऐसे बयान जो है वो लगातार देखने को मिलेंगे। जी बिल्कुल, ऐसे बयान अभी से ही नहीं, कई महीने पहले से ही आपको देखने को मिल गया था। जब राहुल गांधी वोट बचाओ यात्रा पे निकले थे तो कई जगह दरभंगा जिले से हमें एक खबर मिली थी जहां पे प्रधानमंत्री माता पे अभद्र टिप्पणी किया गया था। तो इस तरह का बयान बिहार में काफी दिनों से देखे जा रहे हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते रहा है तो इस तरह की भाषाओं का प्रयोग किया जा रहा है, जो ये बिल्कुल सही नहीं है। राजनीति के जो कुछ अपने सिद्धांत और नियम कानून होते हैं उसके अंदर रह के हर प्रत्येक नेताओं को, मंत्रियों को बोलना चाहिए, लेकिन जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आते जा रही है उस तरीके की भाषा अमर्यादित टिप्पणी देखने को मिलती जा रही है बिहार में। बिल्कुल सचिन, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मोदी पर तीखा हमला बोलते नजर आए राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि वोट के लिए मोदी जी से आप कुछ भी करवा लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव में अब घमासान शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने भी प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है और शुरुआत में ही उन्होंने प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला है। और अब हम बात करेंगे SIR अभियान तैयारियों पर चर्चा। उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने जनपथ सचिवालय में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ बैठक कर विशेष प्रगाढ़ पुनर्निरीक्षण यानी कि SIR अभियान की तैयारियों और आयोग के निर्देशों की जानकारी दी। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है भारत का और 15 करोड़ 44 लाख से अधिक यहाँ मतदाता हैं। आज की तारीख में हमारी मतदाता सूची में
इतने मतदाता हैं, इन सभी वोटर को हमने चुना है और ये बहुत ही बड़ा कार्य है। और हमने कल अपने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को, इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी और SIR के माध्यम से पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया। ये जानकारी दी गई, उनकी जो संख्याएं थी, उनके जो प्रश्न थे, उनका समाधान किया गया। हमारा 3 नंबर तक सारे फॉर्म छपवा लेंगे, जिसमें उसकी डिटेल जो आज की वोटर लिस्ट में रहेगी। 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक हमारे लिए रोज घर घर जाकर उनके परिवार के लोगों को, और फिर उसके बाद उसको कलेक्टेड, आपको बता दें, उसको कलेक्ट करेंगे, जिसमें वाटर या उसके परिवार का सदस्य जो है डिटेल भर के, वोटर या उसके परिवार का सदस्य जो है वो डिटेल भरकर हस्ताक्षर के साथ एक घोषणा पत्र के साथ देंगे, उनके परिवार के सदस्यों से साइन किया हुआ। आपको बता दें, अनुमिनेस फॉर्म जो है वो मिल जाएगा, सबका नाम हम इलेक्टोरल लिस्ट में डाल देंगे। ये प्रक्रियाएं जो है ये समझाई है, निर्वाचन अधिकारी ने बैठक बुलाई और कुल मिलाकर जो सभी डिटेल फॉर्म कैसे भरना है, कैसे कलेक्ट करना है, कैसे घर घर जाकर फॉर्म भरवाना है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें शामिल की है, ये जानकारी दी गई है। तो राजनीतिक दलों के साथ बैठक की, अभियान की तैयारियों के संबंधी जानकारी दी गई। मनीष तिवारी हमारे साथ, हमारे संवाददाता, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, राजनीतिक दलों के साथ मुख्य निर्वाचन अधिकारी के द्वारा जो है लखनऊ में बैठक की गई है और जो SIR के मुद्दे पर, इस पर व्यापक चर्चा की गई, किस तरीके से आगे तैयारियां करनी है, कैसे फॉर्म लोगों तक, परिवार तक पहुंचाना है, इससे संबंधित तमाम जो जानकारियां हैं इस बैठक में साझा की गई, चर्चा की गई। क्या अहम अपडेट इस पर निकलकर सामने आ रही? बिल्कुल, जिस प्रकार से देखा जाए कि बिहार में SIR होने के बाद अब चुनाव आयोग के द्वारा जो है 12 राज्यों में SIR कराने की प्रक्रिया जो है चालू कर दी गई है। अगर देखा जाए जिसमें जो है उत्तर प्रदेश भी शामिल है, इसको देखते हुए जो है चुनाव आयोग के द्वारा जो है सभी दलों के मेंबर को बुलाया गया था और उनसे चर्चा की है और 3 तारीख तक उनका ये कहना है कि फॉर्म को तैयार कर लिया जाएगा और 4 तारीख से उनकी प्रक्रिया चालू हो जाएगी। तो कहा जाए जो चुनाव आयोग BLO के माध्यम से जो है घर घर जा करके जो है पूरी की प्रक्रिया को उनके द्वारा किया जाएगा, निष्पक्ष किया जाएगा। एक अहम बात जरूर है इसमें कि पिछली बार जिस प्रकार से बिहार में SIR हुआ तो उसमें अब की बार जो उनकी प्रक्रिया में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। उनका कहना है कि मीडिया के सामने वो 4 तारीख को जो है सारी चीजें रखेंगे कि जो उनके जो जनता से, लोगों से जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे उन डॉक्यूमेंट्स में बदलाव किया गया है। कुछ नियम बदले गए हैं कि अब जिन लोगों के नाम कटेंगे या जो भी चीजें पर सवाल पर उठते, विपक्ष लगातार सवाल उठाता है, तो बूथ वाइज जो है हर जगह जो है लिस्ट जारी की जाएगी और हर एक पहलू पर, और सबसे पहले जो युवक है उनके नामों को सबसे पहले जोड़ा जाएगा। तो कई पहलुओं को अब की बार जो है चुनाव आयोग के द्वारा बदलाव किया गया है कि जिससे कि विपक्ष जो है जो उन पर सवाल उठाता है, उन पर आरोप लगाता है, उस आरोप से वो बच सके। तो कहा जाए जिस प्रकार से अब उत्तर प्रदेश में SIR होना है, 4 तारीख से ये प्रक्रिया पूरी तरीके से चालू हो जाएगी। हालांकि विपक्षी दल अभी भी सवाल उठा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को लेटर लिखा था, उसमें साफ तौर से कहा था कि जो BLO बनाए जाएं तो उसमें सभी जाति के BLO होने चाहिए और इस प्रकार का एक सवाल था। बाकी अभी भी अगर अविश्वास की बात की जाए तो विपक्षी दल, चाहे वो कांग्रेस हो, बाकी सभी लोग अभी चुनाव आयोग पर यही सवाल उठा रहे हैं कि वो उन पर चुनाव आयोग पर पूरा उनको विश्वास नहीं है। वह कोई ना कोई कारण जो है निकाल करके जो है उसमें बीजेपी के साथ मिली भगत करके जो है वो वोट चोरी का काम करेंगे।
तो कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो आरोप लगातार विपक्षी दल लगा रहा है, जिस प्रकार से उनका ये कहना है कि बिहार में अब तक नहीं बताया गया कि कितने लोग बाहर से आकर के घुसपैठिए जो है वो यहाँ पर रह रहे थे, तो चुनाव आयोग को ये सबसे पहले बताना चाहिए कि कितने घुसपैठिए बिहार में पाए गए। तो कई सवाल है विपक्षियों के भी, लेकिन वहीं पर चुनाव आयोग का साफ तौर से कहना है कि जो चीजें कमियां थी बिहार में जब SIR हुआ है तो उसमें बहुत सारी कमियां पाई गई, उन कमियों को दूर किया जा रहा है और शुद्ध तरीके से किसी प्रकार से कोई उन पर सवाल ना उठा सके। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत जो है उनके द्वारा जो है 12 राज्यों में SIR कराया जाएगा, जिसमें मुख्य तौर से यूपी भी शामिल है। यूपी में भी उन्हीं प्रक्रियाओं के तहत जो है SIR की प्रक्रिया की जाएगी। जी हाँ बिल्कुल मनीष जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अभियान की तैयारियों से संबंधित चर्चा की गई, अहम निर्देश जो है दिए गए, तमाम जानकारियाँ जो है वो साझा की गई, सारी जो डिटेल है इस दौरान वो इसमें बताई गई। राजनीतिक दलों को SIR अभियान की पूरी जानकारी दी गई। और फिलहाल हमारे स्पेशल बुलेटिन में वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे इज्जत तार तार, इंसानियत शर्मसार। आप देख रहे हैं के न्यूज। ब्रेक के बाद हमारे स्पेशल बुलेटिन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं इज्जत तार तार, इंसानियत शर्मसार। रामनगर से एक बार फिर इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। यहाँ एक नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदों ने नशीला पदार्थ पिलाकर सामूहिक दुष्कर्म किया और वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। इस घटना ने न केवल रामनगर बल्कि पूरे उत्तराखंड को झकझोर कर रख दिया है। मामले को लेकर जहां पीड़ित के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई, वहीं लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि बाकी की तलाश जारी है। जानकारी के अनुसार रामनगर के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली एक नाबालिग छात्रा को आरोपियों ने किसी खाद्य पदार्थ में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दरिंदों ने बारी बारी से दुष्कर्म किया और हैवानियत की हदें पार करते हुए इस घिनौनी करतूत का वीडियो भी बना लिया। इतना ही नहीं, आरोपी वीडियो को कई जगह वायरल कर लोगों के बीच फैलाने लगे। घटना की जानकारी मिलने पर क्षेत्र में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों में गहरा आक्रोश है और लोग आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इस बीच भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष मदन जोशी ने आयोजित पत्रकार वार्ता में इस घटना की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि रामनगर का शांतिपूर्ण माहौल बिगाड़ने की साजिश की जा रही है। जोशी ने बताया कि यह मामला उनके संज्ञान में है। संज्ञान में आते ही उन्होंने तत्काल स्थानीय पुलिस प्रशासन और उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और आरोपियों को सख्त कार्रवाई की मांग की है। मदन जोशी ने पुलिस पर यह भी आरोप लगाया कि वह हाल ही में हुए मांस प्रकरण में नामजद लोगों को डराने और धमकाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि शुक्रवार तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं की गई तो वे सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेंगे। रामनगर पुलिस को एक महिला द्वारा उसकी बेटी के साथ गलत हरकत की एक तहरीर प्राप्त हुई है। तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। रामनगर विधानसभा में एक गांव का मामला है और नाबालिग बच्ची है, उसके साथ 4 लोगों ने, वो फरमान और सुहेब और जिसान और फरदीन, ये 4 नाम है और गलत कार्य करते हुए जो है वीडियो बना रहे हैं और उसके साथ नाबालिग बच्ची है और ये बहुत बड़ी घटना घटित हुई है रामनगर के अंदर। तो हमने कहा है, हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि रामनगर का माहौल बहुत ही खराब हो चुका है। और अब बात करेंगे अब मुख्य धारा लाल आतंक से किनारा। उत्तर बस्तर में सक्रिय रहे 21 माओवादियों ने 18 हथियारों के साथ पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। जंगलवार कॉलेज में सभी नक्सलियों का रेड कारपेट बिछाकर स्वागत किया गया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को बस्तर आईजी ने संविधान की प्रति सौंपी है। आपको बता दें कि नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जारी अभियान के बीच इस माह पुलिस ने अपनी रणनीति बदली है और एनकाउंटर की जगह समर्पण को प्राथमिकता देते हुए नक्सलियों को साफ संदेश दिया गया था कि वो यदि आत्मसमर्पण करके मुख्य धारा में लौटने को तैयार हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। ऐसा नहीं करने पर सुरक्षा बलों की गोली का निशाना बनना पड़ेगा, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। और इसी माह 208 नक्सलियों ने 109 हथियारों के साथ जगदलपुर में सरेंडर किया, जिसके बाद कांकेर जिले के 2 एरिया कमेटी ने आज एक साथ हथियार डाले। तो नक्सल मुक्त अभियान का जो है वो लगातार नक्सल मुक्त अभियान के तहत नक्सलियों का आत्मसमर्पण कराया जा रहा है और जो आत्मसमर्पण नहीं कर रहे हैं उनको निश्चित रूप से सुरक्षा बलों की गोली का निशाना बनना पड़ रहा है।
तो हमारे सुरक्षा बल लगातार नक्सल मुक्त अभियान में जुटे हुए हैं। ऐसे में 200 से ज़्यादा नक्सलियों को आत्मसमर्पण कराया गया। मुख्यधारा में लौटने को तैयार नक्सलियों को संविधान की प्रति दी गई है। तो 21 नक्सलियों का लाल आतंक से किनारा किया गया। अब फिलहाल पिछले दिनों तक 200 से अधिक नक्सलियों को सरेंडर कराया गया। अभी यहाँ 21 नक्सलियों का लाल आतंक से किनारा इन नक्सलियों ने किया है, जिनको रेड कारपेट बिछाकर इनका स्वागत किया गया है। संविधान की प्रति इनको सौंपी गई है। तो आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने को जो तैयार हुए नक्सली, उनको रेड कारपेट बिछाकर उनका स्वागत किया गया। और अब हम बात कर रहे हैं अवैध निर्माण जारी, प्रशासन पर सवाल। खबर ललितपुर से, जहां ललितपुर जनपद के सदर कोतवाली क्षेत्र बयाना नाले का मामला है, जहां पर लोगों ने नाले पर मिट्टी भरकर नाले की चौड़ाई कम कर अवैध निर्माण कर बिल्डिंग खड़ी कर ली है। आपको बता दें, हाईकोर्ट के आदेशों का अपमान करते हुए लगातार निर्माण कार्य भी जारी है। अवैध निर्माणकर्ताओं ने प्रशासन को भी चुनौती दी है। अगस्त 2025 को पूर्व अधिकारियों ने नोटिस की कार्रवाई पर समाप्ति कर ली, नोटिस देकर इतिश्री कर ली, जबकि प्रशासन ने 3 नोटिस जारी कर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी थी, लेकिन केवल एक ही नोटिस में 3 माह का समय निकाल दिया गया। बिना नक्शा पास एवं ग्रीनलैंड और जल प्रवाह को रोकते हुए ये निर्माण किया गया है, लेकिन फिर भी प्रशासन की कोई कार्रवाई न होने पर प्रशासनिक कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं और दबंग भूमाफियाओं के हौसले भी बुलंद हो रहे हैं, जबकि इस कार्य को बिना देर किए रोका जाना आवश्यक था। जैसा कि अभी आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया था, तो पूर्व में एक जब शिकायत आई गई थी, तो विनिमय क्षेत्र से वहाँ पर जो नक्शे पास नहीं किए गए हैं उनको नोटिस जारी की गई है और जितनी भी विधिक कार्रवाई है हमारे द्वारा वो लगातार की जा रही है और उनको एक सुनवाई का मौका हम देंगे, अवश्य देंगे। इसके बाद भी अगर वो वैधानिक तरीके से कार्य नहीं करते हैं तो उन पर जो अभी कानूनी कार्रवाई बनती है वो की जाए। शैलेंद्र जैन हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, अवैध निर्माण ने प्रशासन को चुनौती दी है, दबंगों के हौसले बुलंद हैं, नालों पर कब्जे किए जा रहे हैं, धड़ल्ले से अवैध निर्माण जारी है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। क्या कुछ अहम अपडेट इस पर? मनोज जी, मैं बता दूं कि मामला सदर कोतवाली क्षेत्र का है और जहां मुख्यालय भी है और वहीं नाले पर जो कि पीक शहर से गुजरता है उस पर भी मिट्टी फिलिंग करके अवैध निर्माण कर लिए गए दबंग लोगों द्वारा और प्रशासन आंख मूंदे बैठा रहा। अब जब इसके मीडिया ने प्रकाशित किया तो एक नोटिस की कार्रवाई सामने आई है, जो अभी तक 3 महीने का समय निकल गया और एक नोटिस केवल जारी किया गया, जबकि 3 नोटिस देने के बाद ही ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है। सबसे पहली बात है कि ग्रीनलैंड है, दूसरी बात वहाँ जल प्रवाह को रोकने का कार्य किया गया और तीसरा बिना नक्शा पास ये बिल्डिंग खड़ी कर दी गई, वो भी कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाई गई है। अब जब यहाँ पर अधिकारियों से बात की गई तो वो नोटिस की बात कर रहे हैं और कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं, लेकिन हाई कोर्ट के सख्त आदेश हैं कि जहाँ भी नदी नालों पर कोई भी अतिक्रमण ना किया जाए, जबकि इस प्रकार की कार्रवाई देखने को मिल रही है। अब आगे क्या प्रशासन कार्रवाई करेगा, खबर चलने के बाद और संज्ञान में लेने के बाद यह देखने वाली बात होगी। जी हाँ बिल्कुल शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो अब तक जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो बिल्कुल नील साबित हो रही है। आगे क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि दबंगों के हौसले जो है, दबंग भूमाफियाओं के हौसले जो है वो बुलंद हैं और कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है। फिलहाल इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज।